तरल तरल पदार्थों के गुण यहाँ चल रहा है हमारा, है ना। इसके अंदर यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे शांता। शांताबाई देखो, शांताबाई कौन है? देखो, विस्कोसिटी शांता क्या होता है? यह एक तरल का ऐसा गुण है जिसमें तरल या द्रव के प्रवाह में तरल के अणु आंतरिक घर्षण या विरोध उत्पन्न करते हैं, शांता कहलाता है ना। यानी कि शांता में क्या होता है साहब कि खुद तरल के जो अणु हैं वो खुद ही के प्रवाह में आंतरिक घर्षण उत्पन्न करते हैं या आंतरिक विरोध उत्पन्न करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? शांता। समझ में आ जाएगा? देखो साहब, मेन इसकी एक लाइन ये स्पष्ट करती है इस बात को कि तरल के प्रवाह में, है ना, तरल बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो उसके अंदर तरल के प्रवाह में उत्पन्न आंतरिक घर्षण को शांता कहते हैं। अब जैसे अगर जल की बात करें तो जल पतला होता है ना, तो इसकी शांता का मान कम होता है। अगर हम बात करें तेल या घी की, है ना, तेल की, घी की, शहद की, ग्लिसरीन की, तो ये उनकी अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक गाढ़े होते हैं ना, तो उनकी शांता का मान उतना ही क्या होगा भाई साहब? अधिक होगा, है ना। तो जितना शांता का मान अधिक होगा, आंतरिक घर्षण, आंतरिक विरोध, है ना, जो भी कहो आप इसको, तो वो क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। और जितना आंतरिक घर्षण या आंतरिक विरोध ज़्यादा होगा, शांता का मान उतना ज़्यादा होगा। उस कारण उसका प्रवाह में उतना ही विरोध ज़्यादा होगा, जिस कारण उनका प्रवाह क्या होगा? धीरे धीरे होगा, है ना। इसको आप प्रयोग से भी समझ सकते हो। वैसे हम कुछ में वीडियो बताऊंगा आपको, अलग से वो रहेगा वीडियो, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर अभी जनरली आप समझो, जैसे हमने एक ऐसे ढाले पे कांच की एक सतह रख दी हमने, है ना, मान लो रख दी, एक कोई कांच की प्लेट रख दी, कुछ भी, है ना। तो कांच अगर हमने एक टुकड़ा लिया है, उस पर अब जैसे 3 बूंदें गिराई मैंने, है ना, अलग अलग। ठीक है साहब, पहली है जैसे पानी की, फिर है तेल की, और फिर है शहद की। ठीक है, इन तीनों बूंदों को हमने गिराया, तो आप देखोगे कि जैसे ही पानी गिराओगे वो पानी फटाफट बहता हुआ नीचे आ जाएगा, है ना। तेल को देखोगे आप तो वो बहेगा, लेकिन धीरे 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 बहना शुरू करेगा। ठीक है, और शहद को तो मतलब थोड़ा सा यहाँ तक आके और वो तो रुक ही जाएगा, है ना। कहने का मतलब जितना द्रव आपका गाढ़ा है ना, उसके अंदर उतना ही शांता का मान अधिक है, उतना ही आंतरिक विरोध अधिक है, तो उसका प्रवाह उतना ही धीरे धीरे होगा, है ना। और जितना द्रव पतला है, जैसे जल की बात करें तो जल के अंदर शांता का मान एकदम कम है, तो उसका प्रवाह एकदम इजीली हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपकी है शांता। शांता के अंदर एक और देखो साहब, शांता किसी तरल के धारा रेखीय प्रवाह में द्रव की एक सतह किसी दूसरी संपर्क सतह से पर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है ना। परतों के रूप में हम देख चुके हैं, धारा रेखीय प्रवाह वगैरह पढ़ा था। पिछला टॉपिक, पिछला वीडियो नहीं देखा हो देख ले। तो उनके मध्य एक स्पर्श रेखीय बल कार्य करता है, उनकी सापेक्षिक गति का, जो कि उनकी सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तरल का यह गुण जिसके कारण वह अपनी संपर्क सतहों के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध करता है, शांता कहलाता है ना। यानी कि तरल की आपस की परतों में विरोध होता है उसके बहने का, है ना। तो वही आपका क्या कहलाएगा? जो विरोध है या आंतरिक घर्षण है या तरल का घर्षण है, जो भी नाम लो, है ना, नाम अनेक काम एक। तो यह क्या कहलाएगा? संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला बल शान बल कहलाता है, और ये इनका ये जो गुण है वो क्या कहलाएगा? शांता। ओके साहब, अब आगे देखो, एक नाम आप सुनोगे वेग प्रवणता, है ना। तो वेग प्रवणता क्या होता है अभी आगे काम आएगा। तो देखो, हमने क्या किया है, द्रव, कोई द्रव लिया है जिस, ठीक है, जिसका तरल का प्रवाह दर्शाया है, जो कि अनेक अलग अलग परतों में हो रहा है ना। तो हम धारारेखीय प्रवाह में भी हमने देखा था अलग अलग परतों के रूप में प्रवाह हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी परतें ले ली हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है साहब, तो सबसे ऊपरी परत ए का वेग सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे आप गहराई में नीचे जाओगे, है ना, ए से बी सी डी ई, है ना, तो जैसे जैसे आप परत में नीचे जाओगे धीरे धीरे गहराई में, उतना ही वहाँ पे क्या होगा? वेग कम होगा। क्लियर है? तो आपने हमेशा देखा होगा कि जैसे जैसे नदी में, मतलब ऊपर अगर वस्तु होती है तो एकदम फटाफट बह जाती है, क्योंकि ऊपर की परतों का वेग एकदम अधिक होता है ना। और जितना वस्तु गहराई में चली जाएगी
तो वो उतना धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, क्योंकि नीचे का जो परतों का वेग होता है वो एकदम कम होता है ना। तो किन्हीं दो परतों के बीच वेग का अंतर हमने मान लिया कि dv है ना। यहाँ पे सूक्ष्म बात हो रही है ना, एकदम सूक्ष्म परिवर्तन होगा दूरी में भी और उसके वेग में भी, है ना। तो सूक्ष्म के लिए हम या तो डेल वी या dv उपयोग में लेते हैं, तो आपको जहाँ पे जो उचित लगे आप ले सकते हैं, है ना। तो किन्हीं दो परतों के बीच के वेग का अंतर हमने dv लिया है, और किन्हीं दो परतों के बीच के दूरी का अंतर डेल एक्स या dx। ठीक है साहब। तो वेग प्रवणता का सूत्र क्या बनेगा इससे? वेग प्रवणता बराबर वेग का अंतर बटा लंबवत दूरी का अंतर, है ना। तो वेग प्रवणता का सूत्र बन गया आपका dv अपॉन dx। क्लियर। वेग प्रवणता का फॉर्मूला dv अपॉन dx। तो मात्रक क्या हो जाएगा साहब? देखो, तो dv क्या है? एक प्रकार से वेग। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, है ना। dv भले सूक्ष्म वेग में परिवर्तन है, लेकिन है तो वेग ही, है ना। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और बटा क्या है? dx, यानी कि क्या है? एक प्रकार से दूरी है, तो दूरी का मात्रक कितना होता है? मीटर। मीटर से मीटर कट गया, बचा क्या? 1/सेकंड। तो इसका मात्रक हो गया आपका 1/सेकंड। क्लियर। अब देखो साहब, वेग प्रवणता का क्या काम आ रहा है? वेग प्रवणता के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि श्यानता के लिए न्यूटन का नियम या श्यानता गुणांक जो हमने अभी आगे काम में लिया था पहले वीडियो में, तो वो कहाँ से आता है? तो न्यूटन के अनुसार प्रत्येक तरल के प्रवाह में तरल के अंदर उत्पन्न बाधा को श्यानता कहते हैं, है ना। वही आंतरिक बाधा, आंतरिक घर्षण जो भी कहो, जिसे श्यान बल F से व्यक्त करते हैं। तो अब अगर इसे श्यान बल F से व्यक्त करें तो श्यान बल F किन किन बातों पर निर्भर करेगा? किन किन बातों पर निर्भर करेगा साहब? तो पहला है, द्रव के पृष्ठ के संपर्क क्षेत्रफल A के समानुपाती होगा, है ना। यानी कि वो जो द्रव है वो जो भी संपर्क सतह पर रखा है ना, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो उस संपर्क क्षेत्रफल के A के समानुपाती होगा, है ना। अर्थात श्यान बल F A के समानुपाती होगा। वेग प्रवणता, वेग प्रवणता अभी हमने देखी dv अपॉन dx। तो F dv अपॉन dx के भी समानुपाती होगा। तो दोनों को हमने एक साथ ले लिया, है ना। तो F बराबर F समानुपाती a dv बाई dx। तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कुछ हमने नियतांक लगा दिया, क्या लगेगा? ईटा, है ना। और हमने इसके आगे माइनस भी लिखा है। क्यों लिखा है अभी आगे बात करते हैं। तो F बराबर माइनस ईटा a dv बाई dx। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये बहुत काम का है ना। तो इसको नोट रखें, क्वेश्चन करेंगे तब काम में आएगा, है ना। तो इसको ज़रूर आप एक जगह ध्यान में रखें। यह न्यूटन का शान बल का सूत्र है, जहाँ पे ईटा जो है आपका श्यानता गुणांक है ना। और माइनस का जो चिन्ह है वो क्या दर्शा रहा है कि यह बल गति का विरोध करता है ना। यह बल गति दे नहीं रहा है, यह बल गति का विरोध कर रहा है। कहने का मतलब इस बल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, है ना, उतना ही आपकी जो द्रव की या तरल की जो भी गति है वो उतनी कम होगी, है ना। शान बल की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी, उस तरल की गति उतनी ही कम होगी। ठीक है साहब। ईंटा का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड या पोइस, ये आप बहुत जगह सुनेंगे, ईंटा का मात्रक पोइस, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, मात्रक पोइस। ओके साहब। इसी से आप ईटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं पक्षांतरण करके। तो जहाँ पे हमें क्वेश्चन में काम आएगा तो हम इसको यूज़ में लेके अब तब देख लेंगे। ठीक है साहब। इसी के अंदर आप देखो एक बार, शांता व ठोस घर्षण में अंतर। क्योंकि एक प्रकार से शांता क्या लग रहा है आपको, कैसी लग रही है? घर्षण के जैसी लग रही है कि नहीं लग रही है? देखो, घर्षण आपने नहीं पढ़ा हो तो गति के नियम वगैरह हमने जो पढ़ा है उसके अंदर घर्षण की बहुत अच्छी बात की है, तो आप कृपया देख सकते हैं। शान बल परतों के संपर्क क्षेत्रफल, आपेक्षिक वेग व उनके मध्य की दूरी पर निर्भर करता है, जबकि घर्षण बल की बात करें तो वह संपर्क सतहों के क्षेत्रफल, आपेक्षिक वेग व उनके मध्य की दूरी पर निर्भर नहीं करता है ना। अब जैसे सीधी सी बात है, अब जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है कि कोई द्रव जैसे गाढ़ा है ना, तो शहद है, ग्लिसरीन है, जैसे ये गाढ़े हैं एकदम, है ना। और कोई द्रव जैसे जल है वो एकदम क्या होता है? पतला होता है। तो सीधी सी बात है, जो जितना गाढ़ा होगा, है ना, उसके अंदर आंतरिक विरोध, आंतरिक घर्षण, आंतरिक प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, है ना। और जल जितना पतला है
है ना, तो उसके अंदर आंतरिक घर्षण, उनकी परतों के मध्य आंतरिक घर्षण उतना कम होगा, इस कारण उसकी श्यानता का मान उतना ही कम होगा और उतना ही इजीली वह प्रवाहित हो जाएगा, है ना। द्रवों की श्यानता का कारण उसके मध्य में लगने वाला, अणुओं के मध्य लगने वाला सहसंयोजक बल होता है। क्या होता है अभी आगे बात करेंगे, है ना। जबकि गैसों की श्यानता का कारण विसरण है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। देखो दोनों में अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। ताप बढ़ाने पर गैसों की बात करोगे तो उसकी श्यानता बढ़ जाएगी, लेकिन वही बात अगर ताप बढ़ाने पर द्रवों की बात करोगे तो द्रवों में श्यानता घट जाएगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं के मध्य जो सहसंयोजक बल है उसकी वैल्यू घट जाएगी, है ना। तो वही बात अगर अपन करें कि जैसे कोई द्रव प्रवाहित कर रहे हो, है ना, तो उसकी जो सामान्य ताप पे स्पीड है, वही अगर उसी द्रव को हम अगर ताप बढ़ा देते हैं तो उसका प्रवाह क्या हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा, है ना। तो आपको ऐसे कभी इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना, कि जैसे कोई द्रव था ऐसे बह रहा था, उसका हमने ताप क्या कर दिया, बढ़ा दिया, है ना, उसको गर्म करके फिर प्रवाहित किया, तो क्या होगा, उसकी श्यानता का मान घट जाएगा। और जैसे ही आप जान रहे हैं कि श्यानता की वैल्यू कम होगी तो उसका प्रवाह क्या होगा, पहले से ज़्यादा हो जाएगा। ओके साहब, क्लियर। अब देखो सहसंयोजक बल और असंयोजक बल क्या है। अंतराण्विक बल अणुओं के मध्य लगने वाला परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अंतराण्विक बल कहलाता है। अंतराण्विक बल एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय होती है। प्रकृति कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय प्रकृति होती है। तो यहाँ पे दो प्रकार से बल हम बात करते हैं, सहसंयोजक बल और असंयोजक बल। तो सहसंयोजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल सहसंयोजक बल कहलाता है, जबकि असंयोजक बल भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल असंयोजक बल कहलाएगा, है ना। यानी कि वही बात अगर जैसे आप कांच की एक हमने छोटा टुकड़ा लिया कांच का, उस पर अगर आपने पानी की बूंदें रखी, है ना, ये पानी की बूंदें रख दी, है ना, तो जैसे ही पानी की बूंदें, जैसे सपोज अगर इनको आप पास में से कांच में लाते हो, है ना, इसको हिला के जैसे पाँच में लाते हो, तो ये क्या हो जाएगी, एक पानी की बूंद आपस में मिलके पूरी एक बड़ी बूंद बन जाएगी, है ना। छोटी छोटी बूंदें मिलके आपस में क्या होगी, बड़ी बूंद बन जाएगी, है ना। तो यानी का मतलब एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बल लग रहा है वो क्या है, सहसंयोजक बल है। लेकिन इसी बूंद के अणुओं का जो कांच की सतह के अणुओं से मध्य जो लग रहा है बल, है ना, उनके आपस में भी मध्य बल लगेगा, है ना, लेकिन वो क्या कहलाएगा, आसंजक बल, है ना। तो जब समान पदार्थों की बात हो तो सहसंजक, और अलग अलग पदार्थों की बात हो, है ना, भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य बलों की बात हो, तब असंजक बल, है ना। तो उदाहरण आपको दे रखे हैं। सहसंजक बलों में किसी द्रव की दो बूंदें परस्पर एक ही द्रव की दो बूंदें परस्पर संपर्क में लाए तो वह द्रव की बड़ी बूंद बन जाती है ना। पानी की परत द्वारा चिपकी कांच पर दो प्लेटों को पृथक करना मुश्किल होता है। पारे की बड़ी करके देख सकते हो आप, है ना, ये हाँ, पारे की बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में विभक्त करना भी मुश्किल होता है। अगर असंजक बल की बात करें तो असंजक बल के कारण चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव है। कागज व गोंद के मध्य जो असंजक बल होता है उसी कारण वो आपस में चिपक जाते हैं, और जल कांच की सतह को असंजक बल के कारण ही भिगो देता है ना। तो जब अलग अलग पदार्थों की बात हो तब असंजक बल, और एक ही समान के द्रव हैं या कोई एक ही समान के पदार्थ हैं उनके मध्य की बात हो तब सहसंजक बल। ओके साहब। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत की कई कहानियां हैं, नहीं सुनी हो तो आप कहानियां सुन सकते हैं। अभी अपन कहानियों पे बात नहीं करेंगे, हाँ, अभी अपन सीधा सीधा देखेंगे सिद्धांत। तो साहब सिद्धांत क्या है, यदि कोई वस्तु द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो वस्तु द्वारा द्रव को हटाया जाता है ना। तो इस हटाए गए द्रव से उत्पन्न बल को उछाल बल या उत्प्लावक बल कहते हैं। इस उछाल बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के समान होता है ना। तो आप इसको करके भी देख सकते हैं, जैसे आप एक गिलास ले लो, उसको पानी से भर दो, है ना, और इतना भर दो कि मतलब एक बूंद भी और अगर पानी डालोगे तो बाहर आ जाएगा, है ना। तो अगर इतना आपने भर दिया तो आप क्या देखोगे साहब, इसके अंदर आप ये देखोगे कि जैसे आपने इसके अंदर कोई वस्तु डाली, है ना, कोई
पत्थर का छोटा सा टुकड़ा डाला या कुछ भी डाला, है ना, तो जैसे ही वो डाला तो पानी निकलेगा, सीधी सी बात है ना। फुल भरा हुआ है गिलास एकदम, तो पानी बाहर आएगा। तो वो जो हटाया गया द्रव है ना, तो वो जितना पानी बाहर आया उसका अगर आप भार निकालते हो तो वो जो भार है उस द्रव का, वो भार उस पत्थर द्वारा उस पानी पे लगाए गए बल के समान होगा, है ना। ये आपका मेनली सिद्धांत आपको कहता है, ठीक है साहब। आर्किमिडीज ने खोजा है कि एक पिंड पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी तरल में हम डुबाते हैं तो उस पर एक उत्प्लावक बल कार्य करता है जो पिंड द्वारा विस्थापित तरल भार के तुल्य होता है। यही आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जब कोई पिंड आंशिक रूप से या पूर्णतः किसी तरल में डुबाया जाता है तो पिंड पर द्रव स्थैतिक दाब आरोपित करता है ना। स्थैतिक दाब, प्रणोद, ये सब हम पढ़ चुके हैं, नहीं दिखाओ पहले वाला देख लेना वीडियो, उसके अंदर बात की थी इसके बारे में, है ना। तो पिंड की किसी सतह पर तरल द्वारा आरोपित बल सतह के लंबवत होता है ना। तो परिमाण में उस बिंदु पर आरोपित दाब व सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल के तुल्य होगा, ठीक है। इस प्रकार के सभी नियत बलों का परिणामी उत्प्लावक बल कहलाता है। उत्प्लावक बल के बारे में देखो, आप समझ जाओगे अभी कि उत्प्लावक बल से क्या बात हो रही है। उत्प्लावक बल पिंड के द्रव्यमान आकार व घनत्व पर निर्भर नहीं करेगा, केवल पिंड के द्रव में डूबे हुए आयतन पर निर्भर करेगा, है ना। ये देखो, यही कारण होता है कि अब जैसे आप पानी में किल डालते हो, है ना, कोई भी लोहे की किल ले लो, है ना, उसको अगर डालोगे तो क्या होगी, पानी में डूब जाएगी, है ना, कील चली जाएगी नीचे तल में, है ना। लेकिन उसी की जगह हम लाखों लाखों टन का भारी से भारी जहाज लेते हैं और पानी पे रखते हैं तो वो डूबता है क्या? नहीं डूब रहा। मतलब कील तो उतनी हल्की थी, है ना, 50 ग्राम की भी नहीं थी, 10 ग्राम की होगी, तो वो तो डूब गई। लेकिन लाखों टन का इतना भारी जहाज क्या हो रहा है भाई साहब, ऊपर पानी पे तैर रहा है ना। तो यहाँ वही बात हो रही है कि उत्प्लावक बल पिंड के द्रव्यमान आकार व घनत्व पर निर्भर नहीं करेगा, केवल पिंड के द्रव में डूबे हुए आयतन पर निर्भर करेगा। उत्प्लावक बल प्रतिस्थापित तरल की प्रकृति पर निर्भर करेगा, यानी कि तरल कौन सी प्रकृति का उस पर भी निर्भर करेगा, है ना। यानी कि यहाँ पे कहने वाली वो बात है कि पानी है तो अलग रिएक्ट होगा, है ना, तेल है तो अलग रिएक्शन होगा, शहद है तो अलग बात होगी, है ना, क्योंकि उस तरल की प्रकृति कैसी है उसके ऊपर आपका उत्प्लावक बल जरूर निर्भर करेगा, है ना। इसी कारण समुद्र में पूर्णतः डूबी हुई किसी वस्तु पर उत्प्लावक बल शुद्ध जल में किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावक बल से अधिक होता है ना, क्योंकि इसका घनत्व शुद्ध जल के घनत्व से अधिक होता है, क्योंकि शुद्ध जल में केवल शुद्ध जल है H2O, है ना। लेकिन समुद्री जल में तो आपको कई लवण और नॉर्मली क्या देखने को मिलता है, बहुत सारा ढेर सारा नमक, लूण, है ना। तो इसलिए देखो उसका घनत्व क्या होगा, उसके कारण अधिक होगा समुद्री जल का। तो इसी कारण आपने देखा होगा कि सुना होगा कहीं कि समुद्री जल में, है ना, यानी कि खारे पानी में क्या होता है, स्विमिंग इजी होती है ना, तैरना आसान होता है वहाँ पे, है ना। क्यों? क्योंकि उसका शुद्ध जल से घनत्व क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि डूबी हुई किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल से अधिक होता है क्योंकि इसका घनत्व शुद्ध जल के घनत्व से अधिक होता है ना। इस कारण तैराक इजीली तैर पाएगा खारे पानी में या समुद्र के पानी में, है ना, क्योंकि उसका घनत्व अधिक हो गया है, ठीक है साहब। तो इसलिए कहीं आपने देखा होगा स्विमिंग पूल्स में अगर कहीं जैसे कोई नया नया सीखने आता है ना, कई नए नए सीखने आते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे पानी में अंदर नमक घोलते हैं या ऐसा कुछ घोलते हैं, नमक घोलते हैं या कुछ भी घोलते हैं, ताकि इससे क्या हो, पानी का घनत्व ज़्यादा हो और आपको तैरने में तकलीफ कम आए, है ना। तो ये था आपका भाई साहब आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसकी कई कहानियाँ आप आराम से सुन सकते हैं, कहीं पढ़ो तो पढ़ो आराम से, है ना। इसके आगे की कहानी हम आगे बाद में बात करेंगे, ताकि स्टोक्स प्रमेय के सूत्र और भी बहुत से 2-3 सूत्र जो मेन सूत्र हैं जो हम क्वेश्चन करते टाइम काम में लेंगे, उनकी बात करेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो, जितने भी मेन फॉर्मूले जो भी आपको लगता है अच्छा उसको एक जगह नोट कर सकते हो, ताकि जब इनके ऊपर हम क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आपको करने में आसानी होगी, ठीक है साहब। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, अभ्यास करते रहो। धन्यवाद।